नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप बिहार की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं? कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पटना से प्रस्तुत है बिहार के प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने कहा, SC/ST कोटे में क्रीमीलेयर का प्रावधान लागू नहीं होगा। केंद्र सरकार ने भागलपुर के कहलगांव में गंगा नदी पर प्रस्तावित विक्रमशिला कटारिया रेल पुल परियोजना को मंजूरी दी। गंगा नदी के जल स्तर में हो रही वृद्धि से पटना, बक्सर, मुंगेर और भागलपुर के निचले इलाके बाढ़ की चपेट में। और पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता भारतीय पुरुष हॉकी टीम के खिलाड़ियों का दिल्ली पहुंचने पर हुआ भव्य स्वागत। अब समाचार विस्तार से। मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2024-25 से 2028-29 के दौरान प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना लागू किए जाने को भी मंजूरी दी। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत 2 करोड़ आवास ग्रामीण क्षेत्रों में और 1 करोड़ शहरी क्षेत्रों में बनाए जाएंगे। श्री वैष्णव ने कहा कि बैठक में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आरक्षण पर सर्वोच्च न्यायालय की हाल की व्यवस्था पर विस्तृत चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि NDA सरकार बाबा साहेब अम्बेडकर के बनाए संविधान के प्रावधानों के प्रति प्रतिबद्ध है। बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान के अनुसार SC और ST के रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर का कोई प्रावधान नहीं है। कैबिनेट का सुविचारित मत है कि बाबा साहेब के संविधान के अनुसार ही SC और ST के रिजर्वेशन की व्यवस्था होनी चाहिए। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा है कि संविधान के प्रावधान के अनुसार ही अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने भागलपुर के कहलगांव में गंगा नदी पर प्रस्तावित विक्रमशिला कटारिया रेल पुल परियोजना को मंजूरी दे दी है। 2.44 किलोमीटर लंबे मुख्य ब्रिज के साथ यह रेल परियोजना 26.23 किलोमीटर लंबी होगी। इसके निर्माण पर लगभग 2,550 करोड़ रुपए की लागत आएगी। रेल मंत्री श्री वैष्णव ने बताया कि इस परियोजना को वर्ष 2030-31 तक पूरा कर लिया जाएगा। इधर पटना में पूर्व मध्य रेलवे के AGM अमरेंद्र कुमार ने बताया कि इस प्रोजेक्ट के बन जाने से रोजगार के कई अवसर पैदा होंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैंकों में कोर बैंकिंग पर विशेष जोर दिया है। कल नई दिल्ली में रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की बैठक में वित्त मंत्री ने बैंकों से जमा और उधारी राशि से संबंधित प्रमुख कार्यों को प्राथमिकता देने को कहा। वित्त मंत्री ने कहा है कि सरकार बैंकिंग नियम संशोधन ला रही है, जिसका लंबे समय से इंतजार था। उन्होंने कहा कि संशोधनों में सहकारी बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित महत्वपूर्ण पुनर्गठन संशोधन शामिल है। उन्होंने कहा कि नामांकन प्रावधानों की शुरुआत एक ग्राहक अनुकूल कदम है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि ग्राहकों के पास व्यक्तियों को नामांकित करने का विकल्प है और नामांकित व्यक्ति आसानी से अपने उचित अधिकारों का दावा कर सकता है। इस अवसर पर रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि बैंक ब्याज दरों पर फैसला लेने के लिए स्वतंत्र है। उन्होंने कहा कि जमा और उधारी पर ब्याज दर विनियमित होते रहते हैं। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गन्ने के अलावा मक्का, टूटे चावल, फलों के छिलकों और बांस के उपयोग से एथेनॉल उत्पादन के लिए बहुआयामी और भविष्यवादी दृष्टिकोण अपनाने का आग्रह किया है। नई दिल्ली में कल राष्ट्रीय सहकारी चीनी मिल संघ के कार्यक्रम में श्री शाह ने कहा कि एथेनॉल उत्पादन एक लाभदायक और व्यावहारिक व्यवसाय है। उन्होंने कहा कि देश को आने वाले समय में 1000 करोड़ लीटर एथेनॉल की आवश्यकता होगी। श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल के कारण एक वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन की स्थापना की गई है। इससे एथेनॉल निर्यात के अवसर पैदा होंगे और इससे सीधे तौर पर किसानों को लाभ होगा। स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने लिम्फेटिक फाइलेरिया के उन्मूलन के लिए कल नई दिल्ली में दवाई पिलाने के द्विवार्षिक राष्ट्रव्यापी अभियान के दूसरे चरण का वर्चुअल शुभारंभ किया। अभियान के तहत स्वास्थ्यकर्मी घर घर जाकर लोगों को फाइलेरिया से बचाव की दवा निःशुल्क उपलब्ध कराएंगे।
श्री जाधव ने कहा कि लिम्फेटिक फाइलेरिया की रोकथाम के लिए मच्छरों के काटने से बचाव और फाइलेरिया रोधी दवाओं का सेवन जैसे निवारक उपाय महत्वपूर्ण हैं। 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लोग इससे प्रभावित हैं। स्वास्थ्य राज्य मंत्री श्री जाधव ने बताया कि इस रोग का असर केवल स्वास्थ्य पर ही नहीं बल्कि इससे व्यक्ति विकलांग हो जाता है। नेपाल के जलग्रहण क्षेत्र में भारी बारिश के चलते गंगा, कोसी और गंडक समेत विभिन्न नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी देखी जा रही है। केंद्रीय जल आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार गंगा नदी पटना के दीघा घाट और हाथीदह में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। वहीं भागलपुर के कहलगांव में भी गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 15 सेंटीमीटर ऊपर बना हुआ है। सोन नदी का जलस्तर पटना के मनेर में खतरे के निशान के आसपास बना हुआ है। उधर गंडक नदी गोपालगंज के डुमरिया घाट में, बूढ़ी गंडक नदी खगड़िया में, कमला बलान मधुबनी के झंझारपुर में तथा परमान नदी अररिया में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बागमती नदी का जलस्तर सीतामढ़ी के ढेंग ब्रिज, रुन्नी सैदपुर और मुजफ्फरपुर के बेनीबाद में खतरे के निशान को पार कर गया है। कोसी नदी खगड़िया के बलतारा में तथा कटिहार के कुर्सेला में लाल निशान से ऊपर बह रही है। अररिया जिले में हो रही भारी बारिश से एक बार फिर जिले की परमान सहित प्रमुख नदियां उफान पर हैं। भारी वर्षा के कारण कुर्सा, कांटा, सिकटी और पलासी प्रखंड क्षेत्र से होकर बहने वाली परमान, बकरा, लव कटारिया समेत जिले की सभी छोटी बड़ी नदियां सहित सभी बरसाती नदियां उफान पर हैं। निचले इलाकों में पानी फैलने से सैकड़ों एकड़ में लगी धान की फसल बर्बाद हो गई है। सबसे ज्यादा नुकसान जिले के कुर्सी कांटा प्रखंड के आधा दर्जन गांव को हुआ है। मुंगेर जिले में गंगा के जलस्तर में प्रति घंटे 1 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी देखी जा रही है। गंगा नदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी के कारण निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो गए हैं। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार गंगा का जलस्तर 38.22 मीटर पर जा पहुंचा है। जलस्तर के बढ़ने से गंगा के तटवर्ती इलाकों में रहने वाले लोग दहशत में हैं। सदर प्रखंड के गंगा किनारे सटे टिकारामपुर गांव के आसपास इलाके में बाढ़ का पानी प्रवेश कर चुका है। संभावित बाढ़ से निपटने के लिए प्रभावित क्षेत्र में नाव भेजी गई है। भागलपुर जिले में पिछले एक सप्ताह में हुई बारिश के बाद गंगा नदी के तटवर्ती इलाकों में बाढ़ का पानी फैल गया है। भागलपुर जिले में पिछले एक सप्ताह में हुई बारिश से एक बार फिर जिले के सबीर, नाथनगर, कहलगांव और भागलपुर शहर से सटे निचले इलाके में पानी फैलने से जलस्तर में वृद्धि हुई है। कोसी और गंगा नदी उफान पर हैं, लेकिन जलस्तर स्थिर है। निचले इलाके के लोग अभी से ही संभावित बाढ़ के खतरे को देखते हुए ऊंचे स्थान में अपना आशियाना बनाने की तैयारी में जुट गए हैं। नेपाल के तराई क्षेत्र में भारी बारिश होने के बाद कोसी नदी का जलस्तर बढ़ा है। सहरसा जिले के नवहट्टा प्रखंड क्षेत्र के पूर्वी कोसी तटबंध के भीतर बसे कई गांव पूरी तरह जलमग्न हो गए हैं। प्रखंड की केदली जाने वाली मुख्य सड़क पर कहीं कमर तक तो कहीं घुटने तक पानी चढ़ गया है। इसके चलते लोगों को आवागमन में परेशानी हो रही है। इसके अलावा कई गांव में बाढ़ का पानी प्रवेश कर जाने से लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता भारतीय पुरुष हॉकी टीम के खिलाड़ियों का दिल्ली हवाई अड्डे पर पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। कप्तान हरमनप्रीत सिंह, गोलकीपर PR श्रीजेश और पूर्व कप्तान मनप्रीत सिंह सहित सभी खिलाड़ियों का ढोल नगाड़े के साथ स्वागत किया गया। हरमनप्रीत सिंह ने कहा कि देश के लिए पदक हासिल करके वह गौरवान्वित हैं। केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने भारतीय हॉकी टीम का कल अभिनंदन किया। उन्होंने टीम के समर्पण और कठोर परिश्रम की सराहना की। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने कहा, SC/ST कोटे में क्रीमीलेयर का प्रावधान लागू नहीं होगा। केंद्र सरकार ने भागलपुर के कहलगांव में गंगा नदी पर प्रस्तावित विक्रमशिला कटारिया रेल पुल परियोजना को मंजूरी दी। गंगा नदी के जल स्तर में हो रही वृद्धि से पटना, बक्सर, मुंगेर और भागलपुर के निचले इलाके बाढ़ की चपेट में। और पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता भारतीय पुरुष हॉकी टीम के खिलाड़ियों का दिल्ली पहुंचने पर हुआ भव्य स्वागत।
इसी के साथ पटना से प्रसारित बिहार के प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ।